हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की पूरी संभावना है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और आने वाले 10 से 12 दिन में आपको एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको करना क्या होगा, आपको 2 से 12 इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, वरना आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे। ये वीडियोस देखने के बाद आपको अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स भी सेट करने होंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आपको लिखना है वो आपको 4 to 6 शीट्स के अंदर अपना आंसर लिखना है। सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप और भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन सभी ये जो क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं उनकी प्रॉपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली यूनिट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं फ्री पीडीएफ्स के लिए और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पर आपको सभी अपडेट्स मिलेंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन डिपेंडेंसी थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होता है? बेसिकली ये थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी एक गैप है ना डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, हम वो पढ़ेंगे कि क्यों ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इतनी आगे हैं और ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अभी तक भी वहां पे नहीं पहुंच पाई हैं, या फिर और इनका लो लेवल होने का क्या कारण है। ठीक है, सो डिपेंडेंसी थ्योरी को देखते हैं। इट डेवलप्ड इन 1960 मेनली इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में 1916 के अंदर हमें ये थ्योरी देखने को मिलती है। स्कॉलर्स कौन कौन से हैं? रॉल है, फर्नांडो है और एजी फ्रैंक हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के। एक्सप्लेनिंग लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी से पहले ना एक और थ्योरी आई थी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ये जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है ना, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ये इसलिए अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि इनके ना इंटरनल फैक्टर्स हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये जो देश हैं ये सेविंग नहीं करते हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास ज्यादा इनकम नहीं है। लेकिन उस थ्योरी के बाद आती है डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कारण है कि जो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अभी तक डेवलप्ड क्यों नहीं बन पा रही है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कारण बताती है एक्सटर्नल फैक्टर। क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट। ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये सीधा कंपटीशन करती है किससे? कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ। तो देखो, इसको है ना एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से, और आपके कोई फ्रेंड हैं जो कि रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप उनके साथ घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं बट आप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस या डिप्रेशन या फिर आप हो सकता है कि लो फील करें। कुछ ऐसा ही होता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सीधा कंपटीशन में उतर जाती हैं फुली डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, और उसके बाद फिर ये और ज्यादा पीछे हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट ऑफ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या है? देखो, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी क्या होता है? ये हमें सेंटर दिख रहा है, तो ये जो सेंटर में नेशन बैठे हुए हैं ना, जो स्टेट बैठे हुए हैं, ये है कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। और ये जो बॉर्डर पे पेरीफेरी पे है ये कौन है? ये है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो नाम से पता चल रहा है सेंटर में जो बैठता है उसके पास पावर्स होती है। तो ये जो हमारी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सेंटर में बैठी हैं, सारी पावर इनके हाथ में है, और जो भी पेरीफेरी पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये उनको क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि सेंटर में है, रिच है, पावरफुल है, डिसीजन मेकिंग की पावर है, सारी पावर है, तो ये क्या करते हैं? जो पेरीफेरी में कंट्रीज हैं इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और यही कारण है कि एक्सप्लॉइटेशन की वजह से या फिर कॉम्पिटिशन की वजह से जो कंट्रीज हैं ये पीछे रह जाती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही एक्सप्लॉइटेशन ये लोग करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। अनइक्वल एक्सचेंज से, रिमूविंग इकोनॉमिक सरप्लस, अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड,
सरप्लस एक्यूमुलेट्स एट द सेंटर, बाय चीपर, सेल एट हाई। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान, देखो चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को फाइनेंशियली एड प्रोवाइड कराता है, राइट, और भी काफी चीजें उसको प्रोवाइड कराता है। उसके बदले में चाइना क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से अपना कंट्रोल रखता है पाकिस्तान के ऊपर। और ये सिर्फ चाइना पाकिस्तान की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो दूसरे देशों की हेल्प करके उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, है ना, या फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी हैज हाईलाइटेड द पावर इनइक्वालिटी एट ग्लोबल लेवल। ये कह रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसने ग्लोबल लेवल पे इस चीज को हाईलाइट किया है, किसको, पावर इनइक्वालिटी। अभी जो हमने डायग्राम देखा था ना सेंटर और पेरीफेरी वाला, हमें उसमें डिफरेंस दिख रहा है ना कि सेंटर में कितनी पावर लेके बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसको, जो पेरीफेरी यानी कि जो बॉर्डर्स पे है। तो इसी चीज को किसने हाईलाइट किया है कि इतनी ज्यादा पावर इनइक्वालिटी है डिपेंडेंसी थ्योरी ने। द वोकैबुलरी ऑफ कोर एंड पेरीफेरी हैज बीन वेरी इफेक्टिव। और ये जो कोर और पेरीफेरी वर्ड यूज करे गए हैं ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंस शो कर रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। डिपेंडेंसी थ्योरी हमें एक नया विजन, एक नया वे देती है जिससे हम पूरे वर्ल्ड को देखें। दैट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट ऑपोजिट पोल, के जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो ऑपोजिट पोल्स नहीं होते हैं, बल्कि दे आर इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, दोनों ही इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, रहते तो सब इसी यूनिवर्स पे है ना, मतलब इसी अर्थ पे है ना। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, कोई ऑपोजिट पोल्स नहीं है। ये थी हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, critically examine the feminist view of state and its relevance to international relations। तो हम फेमिनिस्ट व्यू को देखेंगे स्टेट को लेके क्या जो फेमिनिस्ट है उनका व्यू है, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन से वो कैसे कनेक्ट करते हैं। फेमिनिज्म इज द एडवोकेसी ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। देखो जब भी हम सुनते हैं ना फेमिनिस्ट, तो जैसे आइडियोलॉजीज होती है ना, सोशलिज्म जो समाजवाद को फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद को फॉलो करते हैं, लिबरलिज्म, रियलिज्म, है ना, ऐसे ही होता है फेमिनिज्म, यानी कि जो विमेन्स के राइट्स की एडवोकेसी करते हैं, जो विमेन्स के राइट्स के लिए, उनके हक के लिए, इक्वालिटी के लिए, उनके न्याय के लिए आवाज उठाते हैं। सो फेमिनिज्म इज द एडवोकेसी ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। It explains that women have been disadvantaged compared to men because of a system of patriarchy। देखो इनका ये मानना है फेमिनिस्ट का, जो भी हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे वो हम फेमिनिस्ट के व्यू से पढ़ेंगे। तो फेमिनिस्ट का ये मानना है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ना एक सिस्टम फॉलो होता है जिसको बोलते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम, यानी कि पेट्रियार्की, यानी कि पैतृक समाज, जहाँ पे क्या होता है सारी पावर दे दी जाती है एक मैन के हाथ में। वो आपके फैमिली के अंदर हो सकते हैं, आपके फादर हो, आपके ब्रदर हो, अंकल हो, या आपके ग्रैंडफादर हो, या फिर आपके कोई कजन हो, या फिर मे बी आपके हस्बैंड हो। तो जो भी होगा मतलब मस्कुलिन ट्रेट के पास ही क्या रहेगी, सारी पावर रहेगी, सारी अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना पेट्रियार्कल सिस्टम है जहाँ पे सारी पावर, सारी अथॉरिटी दे दी गई है मेंस के हाथ में और विमेन्स को कुछ भी नहीं दिया गया है। सो पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस थ्रू विच मेन डोमिनेट एंड एक्सप्लॉइट विमेन। अब भाई जिसके हाथ में पावर आ जाती है वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है और डोमिनेट करता है। तो सेम वही यहाँ पे कौन कर रहा है, मेन कर रहे हैं, क्योंकि मेन के हाथ में पावर है तो वो डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, विमेन को। The feminist movement involved struggle for political legal rights and equal opportunities for women। देखो जो भी हम देखते हैं ना फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, इतना स्ट्रगल लोग क्यों करते हैं, रोड पे बैठते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, फास्टिंग करते हैं, सब क्यों करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए। तो जो भी फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं इतना जो स्ट्रगल होता है वो किया जाता है पॉलिटिकल लीगल राइट्स के लिए और विमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। Patriarchy is a system of social and power relationship where men dominate and control women. It is present in all institutions from family to state to international relations to the world। ये कह रहे हैं ये जो पेट्रियार्की का सिस्टम होता है ना, ये मेन के हाथ में सारी पावर अथॉरिटी दे दी गई है, उन्हीं को बॉस बना दिया गया है, लीडर बना दिया गया है। ये किस्सा शुरू होता है एक फैमिली से। फैमिली में जो हस्बैंड है, ब्रदर है या फादर है, वो विमेन को जनरली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या डोमिनेट करते हैं।
फिर वहीं से अगर हम उठ के सोसाइटी की तरफ जाएं या स्टेट की तरफ जाएं तो वहाँ पे जितनी भी हायर पोजीशंस होती हैं या फिर डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं वो सभी मेन के हाथ में होती हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन या फिर वर्ल्ड की बात करें तो जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है या फिर जो भी हायर पोजीशंस है ना, जो भी आप कह सकते हो कि जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं, हर किसी पे कौन बैठा है डिसीजन मेकिंग के लिए? मेन बैठा है। तो सारी पावर अथॉरिटी किसको दे दी गई है? मेन को दे दी गई है। तो ये चीज फैमिली से शुरू होकर पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में जाके खत्म होती है, क्योंकि फॉर स्टेट मैन आर नेचुरल सिटीजन। जो स्टेट है ना उसके लिए जो मेन होते हैं वो नेचुरल सिटीजन होते हैं। बट women have had to fight for their rights. The women got right to vote only after long struggle by the women's movement. लेकिन women's के साथ ऐसा नहीं होता है। women's को हर चीज के लिए फाइट करनी पड़ती है, यहाँ तक कि पहले के टाइम में तो women's को वोटिंग राइट था ही नहीं। सफरेज मूवमेंट हुआ और भी बहुत सारे मूवमेंट थे, उसके बाद जाके women's को राइट टू वोट आपका मिला है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट करिएगा अगर आपने इस चैप्टर की या आपने वीडियो देखी अगर इस यूनिट की, तो फिर आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे कौन वो 3 कैटेगरी थी जिनको वोटिंग राइट प्रोवाइड था और कौन सी वो 3 कैटेगरीज थी जिनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं था। हम इसको बहुत अच्छे से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट डिवाइड 2 कैटेगरीज। फॉर मेन इट्स आर्मी एंड पुलिसिंग एंड फॉर वुमेन इट्स टीचर, हेल्थ वर्कर एंड क्लरिकल सपोर्ट। देखो स्टेट ने ना 2 कैटेगरी बांट दी है। मेन के लिए जनरली आर्मी और पुलिसिंग को पहले रखा जाता है और वुमेन के लिए टीचर, हेल्थ वर्कर और क्लरिकल सपोर्ट। Men get job with high pay and salary, but women have to do struggle for the pay, and this is not bound in one country. This is all about the whole world. मेंस को बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है, लेकिन women को इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद भी जाके उनको हायर पोजीशन नहीं मिलती और वो सैलरी नहीं मिलती है, जो कि किसको मिल रही है? मेन को। Feminist says that this gender discrimination is practiced internationally. Feminist का मानना है जो gender discrimination है, ये जो जेंडर को लेके भेदभाव हो रहा है, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, इंटरनेशनली प्रैक्टिस किया जा रहा है। Feminists believe that women is important for nation but only to represent culture, like we considered a nation as a mother. We represent women in a traditional culture like bindi, ornaments, but nation not values women like they valued men. In this tradition, women are keepers of national cultures and family traditions. फेमिनिज्म में कहती हैं, फेमिनिज्म के अंदर क्या कहते हैं, ये जो फेमिनिस्ट हैं बोलते हैं कि जो एक नेशन है ना, वहाँ पे जो भी पोजीशन है, हायर पोजीशन है, डिसीजन मेकिंग है, मेन के हाथ में है। लेकिन जब भी हमें अपने कल्चर को या फिर अपने रिलीजन को या फिर अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो हम विमेंस को आगे कर देते हैं कि देखो कितनी संस्कृति है हमारे यहाँ, कितनी अच्छी संस्कृति है, ट्रेडिशनल कल्चर है, हम अपने नेशन को, अपनी धरती को अपनी माँ मानते हैं, है ना। वी कंसिडर अ नेशन एज अ मदर, है ना, राइट। और हम विमेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिंदी में, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन सूत्रा, इन सारी चीजों में। तो विमेंस फेमिनिज्म कह रहे हैं कि जब भी हमें अपने नेशन का कल्चर दिखाना होता है, ट्रेडिशन दिखाना होता है, तो हम विमेंस को आगे खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब भी बात आती है कुछ मेजर फैसले लेने की, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की, तो वो सब काम किसका होता है? मेन का होता है। तो यहाँ पे भी जो विमेंस है उनको स्टेट ने पीछे रखा हुआ है, सेकेंडरी पोजीशन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियलिस्ट अप्रोच। रियलिस्ट अप्रोच क्या है? देखो हम इस क्वेश्चन में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। रियलिस्ट अप्रोच के अंदर क्या है कि जो रियलिस्ट है उनका ये मानना है कि जो स्टेट है वो सबसे बड़ा है, स्टेट से ऊपर कोई भी नहीं है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो हम ह्यूमंस है ना, हम बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं और हमें से मिलके बनाया स्टेट, तो हम सेल्फिश हैं, तो यानी कि जो स्टेट है वो भी सेल्फिश है। और इसीलिए जितने भी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं। किस कंपटीशन में? पावर मैक्सिमाइजेशन कंपटीशन में, यानी कि अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए जितने भी देश हैं वो लगे पड़े हैं। साथ ही एक थ्योरी भी देते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? ये कह रहे हैं कि मान लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कोल्ड वॉर का। यूएस और यूएसएसआर दोनों जानते थे कि दोनों एक दूसरे के राइवलरी है, दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर यूएस हमला करता है तो यूएसएसआर भी बहुत अच्छे से जवाब देगा, और यूएसएसआर हमला करेगा तो यूएस भी बहुत अच्छे से जवाब देने के सक्षम है।
इसलिए वो कोल्ड वॉर में ही रहा, हॉट वॉर में नहीं बदला। तो इसी को ये बैलेंस ऑफ पावर बताते हैं कि स्टेट ए और स्टेट बी एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हुए हैं पावर मैक्सिमाइजेशन के। दोनों जानते हैं कि दोनों पावरफुल है, एक हमला करेगा तो दूसरा भी तबाह करने की क्षमता रखता है, तो इसलिए दोनों में से कोई हमला ही नहीं करेगा। लेकिन एक डर का माहौल बना रहेगा और उस डर के माहौल से शांति बनी रहेगी। मतलब पहले आप वॉर की तैयारी करो, एक दूसरे के अंदर डर बिठाओ और इससे शांति मेंटेन रहेगी। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यही कोर रहेगा पूरा इस क्वेश्चन का। So realism as a theory deals and explains security issue and give opinion. Hobbes, Morgenthau, Machiavelli and Thucydides are several theorists. देखो, रियलिज्म के अंदर हम सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, मतलब जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके ओपिनियंस हम पढ़ेंगे। हॉब्स, मॉर्गेंथो, मैकियावेली और थूसिडाइड्स कुछ सेवरल थ्योरिस्ट हैं। रियलिज्म को पॉलिटिकल रियलिज्म और रियल पॉलिटिक के नाम से भी जाना जाता है। थूसिडाइड्स की राइटिंग्स में हमें इसके बेसिस मिलते हैं। पावर पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट, हम बात करते हैं इसमें पावर पॉलिटिक्स की। बात करी ना अभी हमने, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, हर स्टेट लगा पड़ा है पावर मैक्सिमाइज करने के लिए। रियलिज्म आर्ग्यू नथिंग इज अबव द स्टेट, द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट इज अनचैलेंज्ड। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ रियलिज्म। देखो रियलिज्म की दो थ्योरीज है, एक है क्लासिकल रियलिज्म और एक है न्यू रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म के जो स्कॉलर्स हैं वो कौन है? हॉब्स, मॉर्गेंथ्यू एंड कैर। न्यू क्लासिकल रियलिज्म के जो न्यू रियलिज्म के जो स्कॉलर्स हैं वो कौन है? केनेथ वॉल्ट्ज। क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं। स्टेट नेचर इज सेल्फिश लाइक ह्यूमंस। क्लासिकल रियलिज्म क्या कह रहा है? इसके अंदर जो थ्योरिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि स्टेट का नेचर सेल्फिश है जैसे कि ह्यूमंस का सेल्फिश है। न्यू रियलिज्म के अंदर कह रहे हैं कि स्टेट का नेचर सेल्फिश नहीं है, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना वो पूरी एनार्किक है, यानी कि अराजक है। कैसे? क्योंकि कोई पावर है ही नहीं, मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके हाथ में पावर हो, है ना, जो हर चीज को कंट्रोल कर सके। तो क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है? स्टेट का नेचर सेल्फिश है जैसे कि ह्यूमंस का है। न्यू रियलिज्म कहते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ही हमारा एनार्किक है, ह्यूमंस जो है वो सेल्फिश नहीं है। साथ ही साथ क्लासिकल रियलिज्म कहता है कि इनका जो एनालिसिस है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे है, एक ह्यूमन के नेचर को लेके है। न्यू रियलिज्म बात करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल की। क्लासिकल रियलिज्म एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल थ्योरी है, न्यू रियलिज्म एक साइंटिफिक थ्योरी है। क्लासिकल रियलिज्म का जो एंड गोल है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि एक स्टेट को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पावर मैक्सिमाइज करनी है। न्यू रियलिज्म का जो एंड गोल है वो है एक स्टेट की सिक्योरिटी करना, ना कि पावर मैक्सिमाइज कराना। क्लासिकल रियलिज्म बताते हैं बैलेंस ऑफ पावर। न्यू रियलिज्म कहते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो उसके लिए बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी शांति रखी जा सकती है। क्योंकि देखो बैलेंस ऑफ पावर की कोई लिमिट नहीं है। क्या पता स्टेट ए को गुस्सा आ जाए, स्टेट बी के ऊपर अटैक कर दे, फिर तो आपका फियर भी गया और पीस भी गया, फिर तो आपका वॉर हो जाएगी। तो वहां पे जो थ्योरी है ये फेल हो जाएगी। अगेन क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है कि स्टेट इज द सुप्रीम एंड बिगेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, कि जो स्टेट है वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट एक्टर है, सुप्रीम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। न्यू रियलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो सबसे बड़ा है, वो मेजर है ना, और उसके हाथ में जो सारी इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू लिबरल अप्रोच। अभी हमने रियलिज्म पढ़ा है, उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, ये मिलता जुलता इन द सेंस कि पहले रियलिज्म आया, उसको काउंटर करते हुए अब ये न्यू लिबरल आया। देखते हैं। जॉन लॉक इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिबरल थिंकर। जो फर्स्ट लिबरल थिंकर है वो कौन है? जॉन लॉक है, काफी फेमस स्कॉलर है। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है? देखो लिबरलिज्म क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को क्लेरिफाई करेंगे। रियलिज्म क्या होता है? जो रियलिस्ट होते हैं वो कहता है ह्यूमन सेल्फिश नेचर के होते हैं इसलिए स्टेट सेल्फिश है। उससे थोड़ा आगे बढ़ो, न्यू रियलिज्म क्या है? तो उनका ये मानना है कि स्टेट का नेचर सेल्फिश नहीं है, थोड़ी जो कमी है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ही है ना। तो हमें हमें क्या करना है? स्टेट की सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, ना कि पावर मैक्सिमाइज पे। अब उसको साइड में रखते हैं। अब आ जाओ लिबरल और न्यू लिबरल। लिबरल लिबर वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म के हम अंदर बात करते हैं एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में और इक्वालिटी, जस्टिस, मतलब जो भी एक इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करे उन सभी चीजों के बारे में हम लिबरलिज्म के अंदर पढ़ते हैं।
उसी के आगे अगर हम पूरे इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो हम न्यू लिबरलिज्म के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो न्यू लिबरलिज्म पढ़ते हैं। This says that human nature and state are both cooperative, but our theory is not based on individual. Our analysis is a global way of analysis. ये कह रहे हैं कि स्टेट और ह्यूमन नेचर दोनों ही कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन हम जो एनालिसिस करते हैं वो इंडिविजुअल नहीं, पूरे हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं। लिबरलिज्म का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है एक इंडिविजुअल का वेलबींग, वहीं पे जो न्यू लिबरलिज्म है इनका जो एंड पॉइंट होता है वो होता है पूरे वर्ल्ड का वेलबींग, है ना। This says that we do not need any balance of power theory when whole world live in peace and individual automatically enjoy their peace. ये कह रहे हैं हमें किसी बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस थ्योरी की जरूरत नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड पे ध्यान देंगे, पूरे वर्ल्ड की शांति स्थापित करने में ध्यान देंगे, तो अगर पूरे वर्ल्ड में ही पीस मेंटेन हो जाएगा तो एक जो ह्यूमन है वो ऑटोमेटिकली अपनी पीस को एंजॉय कर पाएगा। अगर एक फैमिली के अंदर 5 जने हैं तो एक जने को खुश करने से अच्छा है कि घर का माहौल ही ऐसा कर दिया जाए कि वो 5 ही खुश हो जाए, है ना, उससे शांति बनी रहेगी। अगर एक जना खुश है 4 गुस्से में तो शांति थोड़ी होगी, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें 5 के ऊपर ध्यान देना है, हम 5 को खुश कर देंगे तो अपने आप ही जो है शांति स्थापित हो जाएगी। कुछ ऐसे न्यू लिबरलिज्म का मानना है। They want to make such policies which can make peace in international system. ये चाहते हैं कि ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जाए जिससे कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पीस मेंटेन किया जाए। According to them, mutual interest and loyalty contributes in cooperation with which help in achieving peace. ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट बहुत जरूरी है ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, लॉयल्टी बहुत जरूरी है अगर हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है तो। टारगेट ऑफ न्यू लिबरलिज्म इज वेलबींग ऑफ होल वर्ल्ड। जो इनका टारगेट है वो है पूरी वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करना। कुछ इन्होंने अपने विचार रखे हैं, ठीक है। 3 थ्योरीज दी गई हैं न्यू लिबरलिस्ट के द्वारा। पहली है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसके अंदर ये कहते हैं दे मेक ग्लोबल बॉडीज विच मेंटेन पीस। फॉर एग्जाम्पल, ये कहते हैं ऐसी ग्लोबल बॉडीज बना देते हैं जिनको हम अपना अपना काम दे देंगे और सब उससे क्या होगा, अपने अपने काम पे ध्यान देंगे तो शांति बनी रहेगी। जैसे यूएन का काम होगा पीस मेंटेन करना, IMF बूस्ट अप इकोनॉमीज, वर्ल्ड बैंक का काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वहीं WTO का काम होगा ट्रेड को रेगुलेट करना, और हेल्थ का ध्यान रखेगा WHO। इससे सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, सब उसमें काम करेंगे और हर क्षेत्र में हम पीस मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है लिबरल इंटरनेशनलिज्म, दे इंश्योर डेमोक्रेसी इन होल वर्ल्ड टू मेंटेन पीस। वो कह रहे हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड में ही डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र स्थापित हो जाए तो अपना आप शांति बन जाएगी। अगला है लिबरल कंज्यूमरिज्म। लिबरल कंज्यूमरिज्म के अंदर क्या है, दे वांट टू प्रमोट MNC एंड NGO, फ्री ट्रेड, अपलिफ्ट प्राइवेट सेक्टर, फ्री फ्लोज ऑफ लेबर, and they want to make sure the relation between the state actor and non-state actor will be improved. ये कह रहे हैं लिबरल कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि जो भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है उन सबको मिला दो ताकि सबके सब आसानी से काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल सिस्टम। रियलिज्म पढ़ लिया, न्यू रियलिज्म पढ़ लिया, लिबरलिज्म पढ़ लिया, न्यू लिबरलिज्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच। जब भी हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं या सोशलिज्म की बात करते हैं या मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो हमें क्या पता है मार्क्स क्या कहते हैं। हमें इमेजिनेशन करनी है कि एक फैक्ट्री है, तो एक तो उस फैक्ट्री के ओनर हो गए, वो आ गए आपका बुर्गीज क्लास में यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास, क्योंकि वो रिच है। वहीं ऑपोजिट साइड में वहां के वर्कर आ गए यानी कि प्रोलेटरिएट, यानी कि जो आपके लेबर है, जो पुअर है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये जो हमारे स्टेट में डिफरेंस है ना, ये जो क्लास स्ट्रगल है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। क्योंकि ये जो अपर क्लास वाले होते हैं क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर क्लास वालों को, है ना, ज्यादा काम कराते हैं, पैसे नहीं देते हैं, मार पिटाई करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो उनके साथ की जाती है। तो उन्हीं के लिए मार्क्स बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस की वो क्या है हम पढ़ते हैं। Marxism is a social, political and economic philosophy named after Karl Marx. It is the only theory which is named after a thinker. Marxism एक पहली थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स के नाम पे यानी कि किसी थिंकर के नाम पे रखी गई है। कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो इनके नाम पर रखी गई है। It focuses on the class relationship
एंड क्लास स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस, द होल थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन। देखो हम इसमें बात करेंगे, जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा क्लास रिलेशनशिप, यानी कि क्लास स्ट्रगल के बीच, दो क्लासेस के बीच, बुर्गीज यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास और प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्कर क्लास। इंटरनेशनल सिस्टम इज हाईली डोमिनेटेड बाय ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये कह रहे हैं जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वो हाईली डोमिनेटेड है किसके द्वारा, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसके द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज बेस्ड ऑन द पावर रिलेशनशिप। पावर रिलेशनशिप इज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। ये कह रहे हैं कि सारी बात पावर के हाथ, मतलब सारी जो बात है वो पावर की है, जिसके हाथ में पावर है वो डोमिनेट करने का, एक्सप्लॉइट करने का राइट भी हमारी सोसाइटी में रखता है। और जो ये जो मिल के ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं ना, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, इनकी क्या होते हैं, रिच होते हैं, इनके हाथ में पैसा होता है, पावर होती है, तो ये आसानी से किसी को भी डोमिनेट और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। Major focus of Marxist theory is that the capitalist country is trying to shape the international relation and international system as per their own economic benefit। ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं ये ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं, ऐसे डिसीजंस लेती हैं कि सिर्फ इन्हीं का फायदा हो, दिखाएंगी ऐसे जैसे सबका फायदा करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ फायदा किसका होता है, इन्हीं का फायदा होता है, किनका, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ड ऑन horizontal system. According to him, labor's condition is same in every country, state and society, and everybody need to collaborate and raise their voice at international arena against capitalism। ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसमें ये कह रहे हैं कि जो लेबर्स की कंडीशन है ना वो हर जगह सेम है। आप एक कंट्री देख लो, एक कोई पर्टिकुलर स्टेट देख लो, सोसाइटी में देख लो, हर लेबर की कंडीशन सेम ही है। इसलिए करने की क्या जरूरत है, सभी लेबर्स को एक साथ मिलना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एक संगठन बनाना है और इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी बात रखनी है ना, सबको कोलैबोरेट करनी है और इंटरनेशनल अरेना में जाके कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के खिलाफ अपनी वॉइस को रेज करना है। एन इंटरनेशनल क्लास फॉर्म्ड हु इज फेसिंग कॉमन चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अगेंस्ट। देखो इंटरनेशनल क्लास के अंदर क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं ना तो हम हर एक लेबर की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ कुछ कॉमन इनइक्वालिटीज होती हैं जो सभी के साथ होती है। इसलिए मार्क्स कह रहे हैं कि सबको एक साथ आना पड़ेगा क्योंकि सभी सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जैसे कि लो वेजेस, कम दिहाड़ी देना, सरप्लस वैल्यू, क्योंकि देखो जितना भी फायदा होता है अगर जो लेबर है भले वो ओवर टाइम करे या फिर अपनी पूरी लाइफ लगा दे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी आपके मजदूर हैं जो बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई एक घर बना रहे हैं, बहुत ही करोड़ों का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा महल उन्होंने बना दिया, तो क्या ऐसा होगा कि वो जो महल है उसमें से कुछ हिस्सा उन मजदूरों को मिल जाएगा, है ना, या फिर वो मजदूरों के नाम हो जाएगा? नहीं, होगा किसके नाम, फायदा किसको है, एक जो उसके ओनर है ना। तो ये कह रहे हैं कि सारे जो लेबर हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो रही है, जैसे कि उनको लो वेजेस दिए जा रहे हैं, सरप्लस वैल्यू जो होती है वो उनको नहीं मिलती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काफी समय तक उनसे काम कराया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ शोषण किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और बहुत ज्यादा करप्शन भी है। Ultimate goal of Marx is to unite all the labor class and end the exploitation। तो अल्टीमेट जो गोल है ना मार्क्सिज्म का वो है कि जितनी भी लेबर क्लास है, जितने भी मजदूर हैं वो सब एक साथ आए, एक संगठन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, यूनाइट हो जाएं और क्या करें, अपनी आवाज उठाएं कैपिटलिज्म के खिलाफ और ये जो एक्सप्लॉयटेशन का पूरा सिस्टम है इसको खत्म कर दे, इसको एंड कर दे। ये किसके विचार हैं, ये मार्क्स के विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एमपीएस 002 और एमपीएस 004 में ये लास्ट ईयर भी आया है, उससे लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपका इस ईयर भी आएगा। स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड कमीशन, development means that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their। देखो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मतलब आज के टाइम पे आप चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करो, इस तरीके से चीज़ों का यूज़ करो जिससे कि आपकी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े।
जैसे पुराने टाइम में जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बताते हैं ना कि उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने को मिलते थे, छोटी छोटी स्पैरोज होती थी और भी बहुत सारे होते थे ना। लेकिन जब से ये नेटवर्क आया है 4G 5G तब से वो हमें दिखनी बंद हो गई है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि हमें जो ये जो आज की जनरेशन है हमें जो चीजें देखने को मिल रही है ना वो आगे वाली जनरेशन को देखने को ना मिले। छोटे से एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है उसको बनने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी यूथ है, छोटे छोटे बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं तो वो बाइक और स्कूटी या कार लेके जाते हैं। 11th-12th के जो स्टूडेंट्स है ना, छोटे मतलब 3rd-4th के मत समझ लेना। और कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी सभी कार और बाइक स्कूटी प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट के नाम पे मेट्रो जैसे बन रही है तो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को जिन्हें बनने में भी कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम ही सब कुछ यूज कर लेंगे, वेस्ट कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, बेसिक पिलर्स क्या होते हैं, लैंड, वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट, ये कुछ बेसिक पिलर्स हैं जो हमें नेचर से मिले हुए हैं। These are the basic resources which ensures our life in planet. Land, water, air, forest, ये कुछ basic resources है जो कि हमें planet Earth पे मिलते हैं और हमारी life को यहाँ पे ensure करते हैं। Environment do not have boundaries, देखो environment की कोई boundaries नहीं है। बात करें एयर की, वाटर की, लैंड या फॉरेस्ट की, तो ये नेचुरल वे है लोगों को एक साथ बाइंड करने का, है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी हवा पे या पानी पे नाम नहीं लिखा होता कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर जेंडर के लिए जो हवा है वो ऐसे कह रही है कि मैं चल रही हूँ तो सिर्फ इनके लिए, या ये जो पानी है ये सिर्फ ये लोग पी सकते हैं। नहीं, ये कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो सभी लोगों को यूनाइट करके रखते हैं क्योंकि सभी लोग इनका यूज करते हैं। लेकिन हम क्या करते जा रहे हैं, ironically indeed, वास्तव में that these are the natural resources available for mankind, but due to some dilemmas in the system only some are taking benefit from it and it is misused by various nations. क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो इसको अपने फायदे के लिए यूज करे जा रही है, या फिर इस वाले कंसेप्ट को भी हम आगे पढ़ेंगे। हो क्या रहा है कि जो कुछ जो देश है ये है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं और सारा बेनिफिट वही ले रहे हैं, और जो बाकी हैं उनको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से पहले कुछ इमेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट में आप देख रहे हैं सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है। सेकेंड में फ्लड, बाढ़ आ गई है, हद से ज्यादा पानी है। थर्ड में देखो ये कोई सीनरी जैसा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। देखो आप, यहाँ पे रिवर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोगों ने जो पोल्यूशन कर रखा है ना उसकी वजह से आग लग गई है और ये सारी खूबसूरती इसकी यहाँ पे चली गई है। फोर्थ में देखो अर्थक्वेक वगैरह कितने ज्यादा आने लगे हैं। तो ये होती है नेचुरल कैलेमिटीज, जो कि कब होती है, बोलते हैं ना कि नेचर बहुत स्ट्रांग होती है, कुदरत बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर देते हैं ना, जो आजकल हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी बढ़ती जा रही है, जैसे कि फ्लड, ड्रॉट और आपका अर्थक्वेक हो गया, है ना। ये सारी चीजें पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि एक टाइम था जब 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी होती थी। अब आप देखेंगे तो बस दिसंबर का लास्ट और फेब का स्टार्टिंग, है ना, दिसंबर, जनवरी और फेब, ये आपके 2 से 2.5 महीना जो है वो कुछ ठंड रहती है, अदरवाइज पूरे साल आपका गर्मी में ही जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब आते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड के लिए के। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था इसमें एनवायरमेंटल अप्रोच और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। The North-South divide signifying the differences between the more industrialized economies of the global North and relatively the less developed and developing countries of the global South. देखो हो क्या रहा है कि ब्लेमिंग गेम है। ब्लेमिंग गेम कैसे है, जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जो फुली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूज, ओवर यूज करके वो लोग आगे बढ़ गए, डेवलप्ड हो गए और अभी भी नहीं रुके, अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज भी उनके पीछे पीछे कि भाई ये डेवलप हो गए, हमें भी अब डेवलप होना है, अंडर डेवलपिंग से बाहर आना है। तो हो क्या रहा है कि जब भी बात उठती है ना कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों उतनी बढ़ रही है, पोल्यूशन को कम करना है और एनवायरनमेंट को सेव करना है,
तो जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो ये कह देती है, क्योंकि देखो वो तो डेवलप्ड है, तो वो कह देती है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना साउथ की, जो डेवलप्ड होना चाह रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये एनवायरनमेंट को मिसयूज कर रही हैं, तो इस चीज के ऊपर रोक लगाई जाए। और वहीं पे जो साउथ की कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड है, वो ये कहती हैं कि ये खुद तो जो है डेवलप्ड हो गए हैं, हमें ये होने दे नहीं रहे हैं। तो ये ना ब्लेमिंग गेम चल रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच, जिसमें नुकसान किसका हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट का हो रहा है। और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, फूड को लेके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, पावर, रिसोर्सेज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड ग्रैब्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है नॉर्थ साउथ डिवाइड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इस चीज को थोड़े अच्छे लेवल पे हमें ठीक करने के लिए क्या अपनाने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करे कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कुछ ऐसा कि हमारे जो दादा परदादा रहे हैं उन सब ने हम लोगों के लिए जमीनें इकट्ठी करी हैं, घर बनाया है, सारी सुख सुविधाएं रखी हैं, है ना, जिससे कि जो मतलब उनकी जो फ्यूचर जनरेशन थी यानी कि हम लोग अच्छे से जी सके, बिना किसी स्ट्रेस के, टेंशन के, अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। तो हमें क्या करना है, हमें यही सब आगे वाली जनरेशन के लिए करना है, लेकिन हमें यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को उनके लिए बचा के रखना है। सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड टेकिंग इनटू 3 एस्पेक्ट, 3 चीजों से हमें कर सकते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल पे और सोशल लेवल पे। कैसे, इकोनॉमिक लेवल पे हमें ज्यादा से ज्यादा मनी और टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को सेव करके रखना है उनके लिए, है ना, इकोनॉमी सेव करनी है। सेकंड, एनवायरमेंटल लेवल पे हमें लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, इन सबको सेव करके रखना है। सोशल लेवल पे हमें अपने कल्चर को सेव करके रखना है। कल्चर भी तो हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। इंडिया के लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर जो अपनाते थे वो यहाँ पे आके इंडिया में आके हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। सो बेसिकली देयर आर 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। अगर हमें अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए 17 गोल्स रखे गए हैं जिसे हमें अचीव करना है। इन्हें अचीव करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे, पढ़ते हैं हम क्या क्या गोल्स हैं। नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहेगी। नो जीरो हंगर, भूखमरी खत्म हो जाएगी। अच्छी हेल्थ रहेगी, वेलबींग रहेगा। क्वालिटी एजुकेशन हम सबको देंगे। जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान रखा जाएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर दिन पे दिन इस तरीके से पिघलता जा रहा है कि अगर आने वाले कुछ साल में यही हाल रहा तो गंगोत्री ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएगा। उसके बाद जो भी पानी है उसको हम यूज कर लेंगे और वो सारा सीवेज में यानी कि ड्रेन में आपका पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो जनरेशन आएगी उनको क्लीन वाटर मिलेगा ही नहीं। जो नदी है वो सब दूषित हो चुकी होंगी, जो हमारे नाले हैं इन्हीं सबका जो पानी है उसको फिल्टर करके, प्योरीफाई करके आप लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए हमें इन 17 गोल्स को क्या करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, अचीव करना है, जिससे कि हम अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये है 17 SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हमें अचीव करना है अपनी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। ये पार्ट 1 था, अब इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, जिसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।